कहते हैं हमने स्टार्ट ही नहीं करना ब्रॉडकास्ट। आप लोग गलत बात करके पिछला राइड भी खो दिया। स्टार्ट ही नहीं करा ब्रॉडकास्ट। बंदा के दोबारा डिस्कनेक्ट करके वो बना हुआ ना ऑर्गेनाइजर। हाँ जी वो बना। एक और ट्राई कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन वाले एक दफा जरा क्लियर कर दीजिए, आवाज, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीजें क्लियर हैं? ये काफी देर से कनेक्ट नहीं हो रहा था, मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा आया हूँ। स्क्रीन भी क्लियर है? ऑल ओके। लालची लोगों को जो है ना अल्लाह बड़ा नापसंद करता है। आप लोगों से डिस्कशन से पहले मैंने भाई को बता दिया था कि मैं लेट हूं तो इनका बनता है, लेकिन आप लोगों ने इतनी ज्यादा बीच में एक्स्ट्रा लालची डिस्कशन शुरू करके, मतलब जो बर्ड इन हैंड थी उसको आपने मिस कर दिया, और आप जो बुश में 2 बर्ड्स थी उनके पीछे भागते रहे। तो वो लालच जो है वो बुरी बला है। आज कहाँ आज का आज वो हो, फिर उन साहब को पकड़े जिन्होंने आपसे ऐसा गलत वादा किया। भाई मैंने तो रेटिफाई किया ही नहीं, आप लोग बिजनेस लॉ पढ़ के बैठे हुए। अगर एक बंदा जो है वो दूसरे के बिहाफ पे कमिटमेंट करे और ओरिजिनल बंदा उसे रेटिफाई ना करे, एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से बढ़ के बात की। हाईटी मतलब इतना महंगा इवेंट कैसे कमिट कर सकता है एजेंट? वो तो उन्होंने ट्रिप ही जीता था। अच्छा जी, फिलहाल जो आज वाला है वो तो मैंने उन्हें कह दिया है, उसमें परेशान ना हो। जो आपका हक है वो नहीं तल्फ होगा, लेकिन जो नाजायज आप जो है वो तजावजात की तरफ जा रहे हैं, आप उनको ढूंढे, उनसे कहें कि किधर रह गए। ठीक है जी, उनको पता नहीं, शायद सब्जी की क्लास चल रही होगी। अच्छा जी, स्टैट्स में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि स्टैट्स क्या है, स्टैट्स में वेरिएबल किसे कहते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होता है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होता है, फिर उसको मेजर करने के 4 स्केल भी पढ़े थे, 4 तरीके पढ़े थे कि ठीक है जी, 2 जो है वो क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स हैं और 2 क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। किसी जगह रैंकिंग होती थी, किसी जगह रैंकिंग नहीं होती थी, किसी जगह डिफरेंस नापा जा सकता था, कहीं डिफरेंस नहीं नापा जा सकता था, कहीं जीरो की गुंजाइश थी, कहीं जीरो की गुंजाइश नहीं थी। ये स्केल पढ़े। फिर उसके बाद एक स्टेप आगे गए और हमने कहा एक बड़े डाटा को जब पहचानना हो तो कैसे पहचाने। एक बड़े डाटा का जिक्र करना हो तो नॉर्मली हम कहते हैं कि जी औसतन मेहनती लोग हैं, ऑन एवरेज इस तरह के लोग हैं, ज्यादातर इस तरह के लोग हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक सेंट्रल टेंडेंसी ढूंढते हैं डाटा में, एक ऐसी सेंट्रल चीज ढूंढते हैं जिससे उस डाटा को पहचाना जा सके, जिसका जिक्र करके हमें लगे कि हमने तकरीबन सारे डाटा का जिक्र किया। 3 तरह की सेंट्रल टेंडेंसीज हमने देखी थी, मीन, मीडियन, मॉड। मीन एवरेज थी कि उसमें जितना भी डाटा उसकी एवरेज ले लो, आपको पता लग जाएगा कि औसतन, मतलब अगर क्लास ने अलग अलग नंबर लिए हैं टेस्ट में
तो हम उसकी मीन निकालेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि औसतन ये क्लास कितने नंबर ले रही है पर स्टूडेंट। फिर हमने कहा था मीन के प्रॉब्लम्स हैं, कई दफा मीन खराब हो जाता है अगर एक दो वैल्यूज बहुत ही साइड पे करके हो। याद है एग्जांपल, हमारी वैल्यूज करीब थी, एक दो बहुत दूर थी जिसकी वजह से मीन बड़ा आगे चला गया, और मीन तकरीबन फॉर एग्जांपल 7 वैल्यूज में से 5 से ऊपर निकल आया। तो फिर हमने कहा ये तो मजेदारी वाली बात नहीं है, फिर हमने एक दूसरा मेजर देखा, दैट वाज मीडियन। हमने कहा सारी चीजों को तरतीब से खड़ा कर दो असेंडिंग ऑर्डर में, और एन सेंटर वाले बंदे को पकड़ लो कि हाँ भाई ये मीडियन है, आधे लोग इससे ऊपर है और आधे लोग इससे नीचे हैं, तो वो एक मीडियन निकाला। बट अगेन फिर हमने देखा कि डाटा में जो चीजें ज्यादा रिपीट हो रही हैं वो असल में ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है डाटा की, लेकिन मीडियन निकालते हुए वो ज्यादा रिपीट होती हुई चीजें किसी एक तरफ चली जाती हैं। तो फिर हमने कहा कि एक तरीका सेंट्रल टेंडेंसी का मॉड भी होता है, और मॉड इज मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो एक ही डाटा में से अगर आपको मीन मीडियन मॉड निकालने का कहा जाए तो मीन में आपने उसकी एवरेज निकाल लेनी है, टोटल करके टोटल नंबर पे डिवाइड कर देना है। मीडियन में पहले उसको तरतीब में खड़ा करना है, और सेंट्रल वैल्यू अगर वो ऑड नंबर्स हैं तो एन सेंटर में जो वैल्यू आ रही है वो उठा लेनी है, और अगर वो इवन नंबर है तो जो दो दरमियान में आ रही है उनको ऐड करके उनके एवरेज ले लेना है। मॉड सबसे आसान काम है, जो चीज सबसे ज्यादा रिपीट हो रही होगी आप उसे मॉड कहेंगे। अगर दो चीजें इक्वली रिपीट हो रही हैं तो आप दोनों को मॉड करेंगे। अगर नंबर 3 भी 2 दफा है और 5 भी 2 दफा है और 7 भी 2 दफा है और बाकी सारे एक एक दफा है, तो हम कहेंगे कि ये 3 नंबर हमारे मॉड है। यहां तक हमारी बात हुई। फिर उसके बाद हमने कहा कि सेंट्रल टेंडेंसी सेंटर को तो बताता है लेकिन ये नहीं बताता कि वेरिएशन कितनी ज्यादा है। एक दिन टेम्परेचर है 10 डिग्री और एक दिन है टेम्परेचर 20 डिग्री। आपसे को पूछे जी औसतन टेम्परेचर क्या, आप कहेंगे 15 डिग्री। एक दिन 10 डिग्री, एक दिन 20 डिग्री, तो औसतन टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री। अच्छा, एक दिन अगर 14 डिग्री टेम्परेचर और एक दिन 16 डिग्री टेम्परेचर हो तो भी 15 की एवरेज है। अब प्रॉब्लम ये है कि सेंट्रल टेंडेंसी से हमें डाटा का पता लग जाता है लेकिन ये नहीं पता लगता कि सेंटर से वैल्यूज कितनी साइड पे, यानी औसतन 15 के करीब करीब टेम्परेचर रहता है या 15 एक ऐसी औसत है जिससे प्लस माइनस 5 डिग्री टेम्परेचर रहता है। बात समझ रहे हैं? यानी इसको न्यूमेरिकली अगर मैं बताऊं, हमने कहा कि अगर एक वैल्यू है 10 और एक वैल्यू है 20, तो इसके दरमियान की जो एवरेज निकलेगी वो निकलेगी 15। और इसी तरह से अगर एक वैल्यू है 14 और एक है 16 तो उसकी एवरेज भी 15 निकलेगी। मैं इसको कह सकता हूं 15 प्लस माइनस 1, और इसको मैं कह सकता हूं 15 प्लस माइनस 5। तो जो पहली चीज है ये सेंट्रल टेंडेंसी है जो बता रही है कि इसकी औसत एवरेज क्या है, और ये जो प्लस माइनस 5 या प्लस माइनस 1 है ये इसकी डिस्पर्शन बता रहा है, इसकी वेरिएशन बता रहा है, इसका सेंटर से फासला बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें डाटा को मेजर करना है तो सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए उसकी डिस्पर्शन, उसकी वेरिएशन, उसका मीन से फासला भी इंपॉर्टेंट है। तो मीन से फासला जो है उसके ऊपर जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम उसको वेरिएंस कहते हैं या उसको मॉड्स ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं। तो यहां से हमारी कहानी आगे शुरू होनी थी। सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर हमारी डिस्कशन हुई थी, मीन मीडियन मॉड पे हमने बात कर ली थी। ये बात सबको समझ आ रही है जी? ये वाली बात समझ आ रही है सबको? अब क्या हमने इसे पढ़ना शुरू किया था? ये जो सामने डाटा आ रहा है यहां से काम शुरू है। It is possible that average of two data sets are same, but even two data sets may be quite different. ऐसा हो सकता है कि दो सेट्स की एवरेज सेम हो। अभी दो अलग अलग टेम्परेचर आपके सामने लिखे, दोनों की एवरेज 15 आ रही थी लेकिन दोनों डाटा में अच्छा खासा फर्क था, क्योंकि उसमें वेरिएशन है वैल्यूज की आपस में। एक जगह वैल्यूज की आपस में वेरिएशन 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रही थी और एक जगह वेरिएशन 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रही थी। तो मेजर ऑफ वेरिएशन जो है वो क्या करते हैं, दैट मेजर्स द वेरिएशन प्रेजेंट अमंग द वैल्यूज इन डाटा सेट विद अ सिंगल नंबर। तो मेजर ऑफ वेरिएशन आर समरी मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ वैल्यूज इन द डाटा। एक सिंगल नंबर दे देते हैं कि औसतन 5 की वेरिएशन है, तो इससे हमें पता लग जाता है कि तकरीबन 5, अच्छा जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली 5 की वेरिएशन हो,
हो सकता है उसमें भी वेरिएशन प्लस माइनस हो, वो वेरिएशंस की एवरेज होती है। तो हो सकता है कि एक तरफ वेरिएशन जो है वो 12 तक जा रही हो, एक तरफ 8 तक जा रही हो, तो हम उनकी एवरेज लेके हम कहेंगे जी ठीक है जी औसतन 10 की वेरिएशन। तो सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएशन ये दो चीजें समझ आ रही हैं डाटा को पहचानने के लिए। अब वेरिएशन को हमने मेजर करना है, तो उसमें एक मशहूर तरीका क्या होता है, वेरिएंस। एक कॉन्सेप्ट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो करता ये है, अगर फॉर एग्जांपल मेरा मीन यहाँ पे हमारा जो डाटा है 15 हमारी एवरेज आई थी, 20 एक तरफ का डाटा था और 10 एक तरफ का डाटा था। ये अगर मीन है तो एक तरफ से फासला है -5 और एक तरफ से फासला है +5। अगर मैं इनको टोटल करूंगा तो जवाब क्या आ जाएगा, 0। तो प्रॉब्लम ये होता है कि वेरिएशन को जब मेजर कर रहे होते हैं तो आधी चीजें मीन से इस तरफ होती हैं और आधी चीजें मीन से उस तरफ होती हैं, और जरूरी नहीं आधी थोड़ी बहुत प्लस माइनस भी हो सकती हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सारे नेगेटिव्स और सारे पॉजिटिव्स को जोड़ें तो गुमान ये है कि जवाब 0 के आसपास आ जाएगा, तो हमें वेरिएशन नहीं पता लग सकेगी। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इस तरफ वाला भी स्केल ले लेते हैं, इस तरफ वाले का भी स्केल ले लेते हैं, इनको एड अप करते हैं और जवाब का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। उससे क्या होता है, वो जो नेगेटिव वाली चीज है वो खत्म हो जाती है। -5 का स्क्वायर भी 25 होगा और +5 का स्क्वायर भी 25 होगा। और फिर हम इनको इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उससे हमारे पास एक पॉजिटिव अमाउंट में स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्योंकि स्क्वायर रूट में बात करता है, तो अगर हम उसका दोबारा से स्केल लें तो फिर हमें वेरिएशन पता लग जाएगी। यानी वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, यानी उसमें फिर आपको स्क्वायर रूट नहीं लेना पड़ता। तो वेरिएंस का अगर हम फार्मूला देखें तो नॉर्मली वो फार्मूला होता है कि आप SD यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लेते हैं और वो नॉर्मली बराबर होता है समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x ओवरऑल का स्क्वायर बाय n। नॉर्मली ये फार्मूला बनता है जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ले रहे होते हैं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन होता तो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट होता। बचपन की बातें याद है थोड़ी सी। यहाँ पे चूंकि हम सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन को गेस करेंगे, हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। ये क्या चीज होती है, जिसमें हम सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन के ऊपर एक राय कायम करते हैं। तो यहाँ पे फिर हम सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल के वेरिएशन और सैंपल के फार्मूले लेंगे। तो जो आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है वो पॉपुलेशन का है। जब हम इसको सैंपल लेवल पे लेके आते हैं तो इसमें हम एक चीज ऐड कर देते हैं विच इज 1/n-1। n किसे कहते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज को। तो अगर हम नंबर ऑफ वैल्यूज में से एक कम करके उसको 1 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक सैंपल का एक एस्टिमेट आ जाता है कि अगर मैंने सैंपल उठाया 8 चीजों का और मैं 1/7 से जो जवाब है उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है मैंने उसको सैंपल में कन्वर्ट कर लिया और उसमें थोड़े से एरर का मार्जिन कवर कर लिया। अब इसके पीछे बड़ी लंबी चौड़ी लॉजिक है कि जब आप सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन पे जा रहे होते हैं तो फिर आपको क्या करना होता है, आपने एक को माइनस कर देना होता है ताकि आपका जो सैंपल है बहुत ज्यादा बाइस ना आए। तो किताब ने बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया इस फार्मूले को समझाने के लिए, बस उन्होंने कह दिया कि भाई जहां पे भी आपने वेरिएंस निकालना है ना, आपने फार्मूला ये यूज करना है 1/n-1 समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x कंप्लीट का स्क्वायर बाय n। अब यू मे बी एक्सपेक्टेड के पेपर में एक छोटी सी सिचुएशन आए MCQ के जरा बताओ कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है या इसका वेरिएंस क्या है। ये एक डाटा से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आना चाहिए। थोड़ी सी कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल डाटा, दो स्टॉक्स हैं, दो तरह के शेयर्स हैं और उनकी अलग अलग वैल्यूज चल रही हैं 6 वीक्स के ऊपर। पहले वीक स्टॉक है 10, 60, 50, 30, 40, 20 और दूसरे वीक 35, 45, 30, 35, 40, 25। इसको मैं सामने वाला डाटा थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। जरा इन दोनों की एवरेज निकालें, कैलकुलेटर आपके पास है, दोनों की एवरेज निकालें, मुझे बताएं इनकी एवरेज क्या बनती है। जी, स्टॉक ए की अलग एवरेज, स्टॉक बी की, ये दो अलग अलग चीजें हैं।
एवरेज निकालनी है। 35, एक भाई ने कहा 35, किसकी, ए की या बी की? दोनों की। इन्होंने कहा जी इधर भी 35 आया है, इधर भी 35 आया है। देखें क्या सबका यही जवाब आ रहा है? अच्छा गौर से ऊपर वाला डाटा देखें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 35 एन सेंटर में आया, लेकिन एक तरफ से 10 तक वेरिएशन जा रही है और दूसरी तरफ 60 तक जा रही है। अच्छा नीचे वाले की एवरेज भी 35 है। नीचे वाले की वेरिएशन अगर आप देखें तो 30, 35, 40, 25, यानी एक तरफ सबसे नीचे की वैल्यू है 25 और सबसे ऊपर की वैल्यू है 45। इसका मतलब है इसमें हमें 10 तक की वेरिएशन नजर आ रही है और ऊपर 25 तक की वेरिएशन नजर आ रही है। अच्छा कभी कम है कभी ज्यादा है, तो इसका जब हम फार्मूले से निकालेंगे तो जो हमारी वेरिएशन स्क्वायर में आएगी वो थोड़ी बहुत प्लस माइनस के साथ आएगी, वेरिएशन की एवरेज भी आएगी। तो सैंपल के वेरिएंस का फार्मूला 1/n-1 समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x ओवरऑल का स्क्वायर बाय n। थोड़ा सा एक दफा देखते हैं फार्मूला अप्लाई कैसे करता है। बचपन से आप अप्लाई करते आ रहे हैं, लेकिन शायद मैं स्टॉक ए पे काम करता हूं। स्टॉक ए को हम यहां पे लिखते हैं और स्टॉक ए की जितनी भी वैल्यूज है उनको हम x कह देते हैं। तो वैल्यूज हैं 10, 60, ये हमारा x है। बचपन की बातें रिपीट हो रही हैं। 50, 30, 40, 20। हमें फार्मूले में क्या चाहिए, n चाहिए। n होगा नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी है नंबर ऑफ वैल्यूज, मिल जाएगा हमें। हमें समेशन x स्क्वायर चाहिए। समेशन का मतलब है सम और x स्क्वायर का मतलब, इसका मतलब है कि एक खाना बनेगा x स्क्वायर का, उसका सम हमें चाहिए होगा। इसका मतलब मुझे खाना बनाना चाहिए x स्क्वायर का और उसका सम भी करना चाहिए। अच्छा तो ये समेशन x ब्रैकेट में इकट्ठा है और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, x का एक सम होगा यानी कि इस वाले खाने का, उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये दो खाने बनाने से जो है वो मेरा मसला काफी हद तक हल हो जाएगा। x लिखा हुआ है, x का स्क्वायर बनाते हैं, ये आसान वैल्यूज हैं। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 3600, 2500, 900, 1600, 400। ग्रैंड टोटल कितना हुआ, 44100। एक भाई ने बताया कि टोटल आया 44100 और लेफ्ट साइड का टोटल 210। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने निकाला था। ले जी अब वैल्यूज पुट करते हैं जी। एक मिनट, x का ग्रैंड टोटल क्या है, हाँ x स्क्वायर का बताइए। 9100 पक्का। भाईजान आप लोग इतनी सीधी वैल्यू गलत बता दी आप लोगों ने। ठीक है जी। अच्छा फार्मूला क्या था जी, 1/n-1। n कितना है हमारा 6, 6 - 1 समेशन x स्क्वायर, कौन सा वाला खाना है 9100 माइनस 210 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। फाइनल जवाब आप लोगों को निकाल के देना है 350। s स्क्वायर 350 आ गया। तो अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए हो, स्क्वायर रूट ले लूं, s इज इक्वल टू, हाँ जी 350 का स्क्वायर रूट 18.71।
18.71। इसका मतलब है जो ये वाला डाटा था इसका मीन था 35 और औसतन 18.71 प्लस माइनस। हालांकि हमने देखा था कि वेरिएशन ज्यादा भी थी, लेकिन वेरिएशन का भी हमने एक तरह से एवरेज ले ली तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। राइट वाला करते हैं, आप करें। ऐसे ही करना है। एक दफा मैं आपके साथ कर देता हूँ अगर आपकी आदत, कोई बात नहीं, मेरे पास 2 और सवाल भी हैं प्रैक्टिस के लिए। नहीं पेज नहीं है, खुदा का खौफ करें, कौन लोग हैं आप? लें जी, एक्स स्क्वायर थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं अगर आप लोगों को जरा बड़ी राइटिंग की आदत है। 35, 45, 30, 35, 40, और 25। 35 का 3 4 बार 12, 1225, 4 5 बार 20 25, 900, 12 25, 1600, 625। इसका तो मुझे 210 पता है। 7600 पूरा राउंड फार्मूले में पुट करें 1/जी। 7600 सही है। 1/6 - 1 समेशन एक्स स्क्वायर 7600 माइनस 210 का स्क्वायर बाय 6 जी। एस स्क्वायर बताएं और फिर एस बताएं। एस स्क्वायर कितना आया? पूरा 50। तो एस कितना आया? 7.07। हाँ जी, ऊपर वाले डाटा में हमने जब देखा था, एनालाइज किया था, तो हमने देखा था कि 35 से इधर उधर काफी ज्यादा वैल्यूज थी, 10 तक भी जा रही थी, 60 तक भी जा रही थी। और दूसरे डेटा में हमने देखा था तो ज्यादा से ज्यादा 10 की वेरिएशन नजर आई थी किसी भी एक तरफ। तो जब हमने उन वेरिएशंस की भी एक तरह से एवरेज ली तो इन्होंने कहा जी औसतन 7 का प्लस माइनस, एवरेज औसतन 7 का, क्योंकि इसमें कुछ और वेरिएशन भी होगी लेकिन सबसे दूर वाली वैल्यू को मेजर करेंगे तो ये जो वेरिएशन है ये काफी ज्यादा खराब निकल आएगी। तो ये दोनों जगह पे हमने वेरिएशन निकाली इस फार्मूले के तहत। बात समझ आ रही है? अब एक और तरीका भी है मेजर करने का। आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गई, आपके पास मीन भी आ गया। अब अगर आप मजीद इसको एक परसेंटेज के तौर पे एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप कहेंगे जी एक जगह हमारा मीन है 35 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 18। इसका मतलब है मीन का तकरीबन आधा वेरिएंस है। ऐसे ही है तो मैं कह सकता हूं कि वैल्यूज अपने मीन से 50% आगे पीछे हैं। और दूसरी तरफ मीन 35 है और वेरिएशन 7 के आसपास की हो रही है। 7/35 तकरीबन 20%। तो मैं कह सकता हूं कि जो नीचे वाला डाटा है उसमें औसतन 20% की वेरिएशन है मीन के इर्द गिर्द, और जो ऊपर वाला डाटा है उसमें औसतन 50% वेरिएशन। तो वेरिएशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी होता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर रखते हैं, मीन नीचे रखते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक परसेंटेज निकाल लेते हैं। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं पीछे वाले ही डाटा की बात करूं तो पीछे वाले डाटा में मीन था हमारे पास 35 दोनों केसेस में,
एक जगह वेरिएशन हमारी निकली थी 18.7 और दूसरी जगह 7.07, 18.7 और 7.07। तो अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालूं तो यहां निकलेगा 18.7 आउट ऑफ 35 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आया 53.43%, परसेंट में हम ऐसे कहेंगे। और दूसरी तरफ 7.07 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 20.2। तो एक तरीका इसको एक्सप्रेस करने का ये भी है कि आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की टर्म्स में इसको एक्सप्रेस कर दें। क्या आप कहते हैं कि ठीक है जी, हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो तकरीबन 53% ऑफ मीन है, हम अपने मीन से 53% औसतन लेफ्ट राइट जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर हमारा 35 डिग्रीज रहता है 50% वेरिएशन के साथ। ये टेम्परेचर हम कहते हैं कि हमारा होता है 35 डिग्रीज 20% वेरिएशन के साथ। तो कभी डाटा को एक्सप्रेस करना होता है तो आप सेंट्रल टेंडेंसी बताते हैं तो भी उससे पता नहीं लगता कि डाटा में फैलाव कितना है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप सेंट्रल टेंडेंसी के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन को मिक्स करके जो फाइनल वेरिएबल निकालते हैं उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हम ये कहते हैं ऑल्दो स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर द स्प्रेड प्रेजेंट अमंग वैल्यूज इन डाटा बट इट डज नॉट टेक केयर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यूज इन डाटा। ये स्प्रेड तो बता देता है लेकिन ये नहीं देखता कि वो अमाउंट की क्वांटिफिकेशन कितनी ज्यादा है। तो इसके लिए कई दफा डिफिकल्ट हो जाता है दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना। तो अब अगर हमने दो तरह के सेट्स को आपस में कंपेयर करना है तो हम देखेंगे दोनों का सेंट्रल टेंडेंसी क्या है और दोनों का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक परसेंटेज है जो मीन की परसेंटेज है, और ये तो तय है कि जो मीन है उससे वेरिएशन उतनी ज्यादा नहीं होगी जितना खुद मीन है। मीन तो एन सेंटर में है। तो मीन से जो वेरिएशन हमारे डाटा की आ रही है उसको जब हम परसेंटेज में मेजर करेंगे तो वो एक बहुत बड़ी अमाउंट शायद 100 तक पहुंच जाए, लेकिन 100 से ऊपर बड़ा मुश्किल है। तो वो एक परसेंटेज में हमें वेरिएशन बताने की कोशिश करती है। तो इस चीज को हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं, जो रिलेटिव कंपैरिजन है स्टैंडर्ड वेरिएशन और मीन का एक परसेंटेज फॉर्म। बात समझ आई? तो इस बात को समझने के लिए हमारे सामने एक और डाटा है। इस दफा आपने काम करना है तो मैंने आपको 5 का डाटा दिया। करना यह है कि आपने इसका मीन निकालना है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, दोनों का, स्टॉक ए स्टॉक बी। कितना मजा आता है अकाउंटिंग में, आराम से ऐसे करके कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं जी। मुझे कम वैल्यू एडिशन लग रहा होता है। ओ नहीं, वो पता नहीं कौन सी जगह का कौन सा क्लिप कैसे कटा हुआ है। सही बात है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बच्चों को छेड़ा था। मैंने फिर बाद में वो पूरी वीडियो अपलोड की थी कि जिसके बीच में से क्लिप निकाल के और इमोशनल वॉइस के साथ उसे क्या बना दिया था। मेरी ऑब्जर्वेशन अच्छी है और उसका ये मतलब नहीं कि वो एक्सपीरियंस है, वो ऑब्जर्वेशन। समझ आ गया ना क्या नहीं करना है तो कामयाबी मिलेगी। तो आपको अपनी यूनिक टीम है।
सब कुछ लिखा हुआ है पोस्ट में, पहचानने वाला चाहिए। मेरी पूरी टीम है, सारे सब्जेक्ट्स मेरे पास। एक और भी वेंचर है, उसकी भी टीम है मेरे पास। चले उसे खत्म थोड़ी करेंगे, वो चलता रहेगा। अलग अलग वो होंगे वेंचर हेड्स, अलग स्ट्रेटेजीज होंगी। सर ये आपको बच्चा समझ रहा है, भाई वो एंटरप्रेन्योर है, छोड़ दे बस करने का। ऑनलाइन को हम फोकस करते रहेंगे, उसमें परेशान ना हो। फिजिकल के लिए जो है वो हम किसी और बंदे के हवाले करते हैं और हम टीम मेंबर बन जाएंगे। अभी नहीं, 7-8 महीने बाद। अभी फिलहाल थोड़ा सा उसे चलाएंगे। नहीं, ये शौक ही नहीं। 500 शेयर्स हैं, 2008 में खरीदे थे अंडरस्टैंडिंग के लिए। वही पता नहीं, एंग्रो पॉलीमर थी। हाँ, पॉलीमर वो हल्का शेयर है बेचारा। जी सवाल करें आप, सवाल करने पे किसी का फोकस नहीं है। एक भाई जवाब दे जा रहे हैं, बाकी सब ठंडे पड़े हुए। ए का जवाब मुझे भाई ने बताया 29.3 जी, और इसका स्क्वायर रूट नहीं लिया गालबन भाई ने। ठीक है, तो स्टॉक ए में अब आपने मुझे एक तो बताना है कि मीन कितना है, फिर मुझे बताना है एस कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन नहीं स्क्वायर रूट लेके बताना है। और फिर आप लोगों ने मुझे बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आपने मीन कितना निकला था जी ए का? 64.4। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला? 5.41। तो फिर आपने 5.41 को डिवाइड किया होगा और एक जवाब निकाला होगा 8.4। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली परसेंटेज में जवाब आ जाएगा 8.4%। एक भाई ने मुझे जवाब बता दिया। क्या लोग सहमत हैं इससे? जी, ऑनलाइन में उबैद शाह जो है वो तेजी से जवाब दे जा रहे हैं। जी राइट साइड पे मुझे बताएं। 13 है मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला? 26.0। एक भाई ने ऑनलाइन में पूछा है कि क्या ये न्यूमेरिकल पोर्शन में कवर होता है? जी बिल्कुल, ये मुझे बदमाशी से दिया गया है, ये न्यूमेरिकल पोर्शन में कवर होता है। ये मेरे स्कोप से बाहर था, तो ये पोर्शन मेरे जिम्मे आया है और मेरे जिम्मे एक वहां की एक थ्योरी वाला चैप्टर हो सकता था, रिस्क वाला, क्योंकि वो आसान चैप्टर था, जल्दी से होने वाला चैप्टर था, तो वो मेरे से ले लिया गया। तो मैंने एहतिजाजन फिर भी नोट्स के अंदर जो है वो चैप्टर डाल दिया, ताकि जो है ना मैं कहीं से थोड़ी सी आपकी उस चैप्टर में मदद कर सकूं। तो इसमें आज तक पिछली 2 अटेम्प्ट्स में एक दफा न्यूमेरिकल सवाल आया, यानी एक दफा उन्होंने स्किप किया, एक दफा इसका सवाल आया। और अब अगेन मैंने बदमाश नहीं कहा, मैंने कहा ये मुझे बदमाशी से दिया गया है। शरीफ आदमी भी बदमाशी कर सकता है, ठीक है जी। तो इसमें एमसीक्यूज आईकेप को पसंद है, औसतन आईकेप 4 से 5 नंबर के एमसीक्यू स्टैट के पोर्शन से पूछ रहा है, पिछली दफा भी उससे पीछे भी। यानी उनको, हमें शुरू में ऐसा लगा कि शायद उनको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक पसंद है, लेकिन फिर बीच में एक टाइम में उन्होंने सवाल देके थोड़ा सा मुंह का जायका खराब कर दिया। अदरवाइज लोग इसको जरा थोड़ा सा सीधा सीधा रखते। तो इसमें जब भी कोई फार्मूला है वो आपने याद रखना है। यानी हमारी एक तरह की डिस्कशन काफी हद तक खत्म हो जाती है, थोड़ा सा आगे अभी हम इन्फ्रेंसेस की तरफ आ रहे हैं। तो उसके बाद इसमें टेस्टिंग आती है। टेस्टिंग का एक स्पेसिफिक मेथड होता है, एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है जो हम हर दफा फॉलो कर रहे होते हैं।
और स्टैट शुरू होने की वजह से आप लोग उस पोर्शन से दूर हो गए जो बड़ा मजेदार चल रहा था, थ्योरी वाला, जो खत्म भी हो चुका है। और मुझे इस चीज का भी दुख है कि आप लोगों की उसकी रिवीजन भी नहीं हुई हुई। रिवीजन की वीडियोस मैं तैयार करके बैठा हुआ हूँ कि बस मौका मिले और आपको रिवीजन की वीडियोस दी जाए और आपकी प्रैक्टिस हो। आई कैप में नहीं थी वो, तकरीबन सो कॉल्ड आई कैप टाइप की थी। कहाँ खाया, इतनी तसल्ली से सारी बातें हुई हैं, खुदा का खौफ करें। क्लास में होती तो आपने 6 दिन लगा देने थे, चैप्टर मुझे खत्म नहीं करने देना था। तो सैटरडे को वो किया था, लेकिन फिर आपको मंडे आप इजी थे और ट्यूसडे पे क्लास नहीं थी। कल बल्कि मैंने उन्हें कहा था कि एक रिमाइंडर भी दें कि आपकी क्लास नहीं है, तो आप ये ध्यान में रखें कि आपके पास एक चैप्टर भी है देखने वाला। फौज नहीं निकाल सकते, उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। हमारा सोल्यूशन ही डिक्टेटरशिप है। अगर दो पार्टीज हैं तो फिलहाल मुझे तो मतलब थोड़ा सा नून लीग बेहतर लगेगी, थोड़ी सी। सारे करप्शन सबकी है, कोई किसी की शो होती है करप्शन, किसी की नहीं शो होती। कोई आएगा उसकी करप्शन सामने आएगी। खान ने करप्शन ही कोई नहीं की। जहांगीर तरीन का 700 अरब तो पता नहीं कौन वो ले गया, बहन के पास से 61 अरब पता नहीं कहां से निकल आए, घर पता नहीं कहां से रेगुलराइज हो गया। ठीक है, अलीम खान को पता नहीं लाहौर की इतनी प्रॉपर्टियां कैसे मिल गई, अब भी नजर ही नहीं आती करप्शन कहां से। ये जहांगीर तरीन और अलीम खान ये खान के एटीएम्स थे। तो जब पकड़े गए तो उसने कहा नहीं मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना पकड़े जाते तो साथ चलते रहते। अब समझ आया कि मैंने क्यों रिकॉर्डेड में दिया वाला लेक्चर। क्या आप ये देखें ना कि वो एक लाइन के ऊपर जो है ना, वो भाई ने खुद सवाल पूछा था, या तो भाई मैंने पूछा होता, मैं खामोशी से खड़ा हुआ था। भाई या तो मुझे इजहार राय करने ना दें, या किया है तो बस ठीक है पर सुन ले, बर्दाश्त भी नहीं है। हमारी मर्जी का इजहार राय, यही तो इसके अंदर प्रॉब्लम है आज के अंदर। ठीक है जी, ऑनलाइन वाले बच्चे ने दिल रख लिया। सर यू रियली एक्सप्लेन्ड वेल चैप्टर 1। वो कह रहा है बिल्कुल अच्छा किया। ये लोग इतने तंग है ना ऑनलाइन वाले, वो कहते हैं सर ये फिजिकल वालों की बात मत सुना करें, ये पढ़ने नहीं देते, ये लोग अपने माहौल में बैठे हुए होते हैं। हाँ जी, क्या सब लोग इन वैल्यूज तक पहुंच गए? ठीक है, जब आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशन और इसके सारे फार्मूले वगैरह समझ आते हैं तो जिंदगी तो बड़ी आसान है। अगर मैं आपको दो वेरिएबल दूं, देखिए ये स्टॉक ए और स्टॉक बी मैंने आपको अलग अलग दिया, आपने स्टॉक ए को अलग कंसिडर किया, स्टॉक बी को अलग कंसिडर किया। कितना ही मजा आता कि मैं आपसे कहता जरा स्टॉक ए और स्टॉक बी का आपस में देखें क्या रिलेशन है। क्या उसके बढ़ने से वो बढ़ता है? क्या उसके कम होने से वो कम होता है? क्या उसके बढ़ने से वो कम हो जाता है और क्या उसके कम होने से वो बढ़ जाता है? ये दो, ए और बी। तो जब दो वेरिएबल्स का आपस में ताल्लुक देखना होता है तो हम एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन दोनों की कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन से दोनों की इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर। हाँ हाँ, क्या बातें याद आ गई आपको? कॉस्ट में पढ़ा है? अच्छा ठीक, मैंने कहा शायद आप लोगों ने फाइनेंस के पोर्शन में पढ़ लिया तो मेरी बचत हो जाए। कोरिलेशन ले जी, रात जब मैं स्लाइड्स बना रहा था तो वक्त कम था और मेरे पास राइटिंग डिवाइस नहीं थी, तो मैंने कागज पे लिखा, उसकी तस्वीर खींच के बीच में डाल दी। ठीक है जी, क्योंकि इस पे जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में आगे इसको लिखता तो वो इतना अजियत बन जाता और वक्त भी कम था, तो मैंने जो है वो फिर स्टैंडर्ड, ये बड़ा जल्दी में लिखा है मैंने। डिवाइस मेरे साथ इलेक्ट्रॉनिक शौक का कोई मसला, वो अच्छे आदमी है, वो बचपन से बड़ा मेहनती आदमी रहे हैं। असल में वो दिन में 6 घंटे इस पे लिखते हैं। मैं, मेरी स्पेशलाइजेशन और है, खड़े होकर बातें करना, घूमना फिरना। ठीक है, फिर वो बैठ के सुकून से यहाँ पे डिवाइस पड़ी हुई होती है लेटी हुई फॉर्म में और उसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं किताब की तरह।
मैं खड़े पे बातें करते करते ये टेढ़ी बांकी स्क्रीन पे टेढ़ा बांका करके लिख रहा होता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद जरा बोलने पे ज्यादा फोकस करना होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अगर बैठ के लिखूंगा तो साफ लिखूंगा, कुछ मसला ऑब्जेक्ट में भी है, कुछ सब्जेक्ट में भी है, ठीक है। तो कोरिलेशन, दो चीजों का अगर आपके पास में कोरिलेशन देखना है तो दोनों की वेरिएशन, कंबाइंड वेरिएशन ऊपर आ जाएगी और दोनों की जो इंडिविजुअल वेरिएशन है वो नीचे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी। यानी एक वेरिएबल अगर x हो एक y हो, आप x की वेरिएशन निकालें, नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन y की निकालें और फिर इनकी कंबाइंड वेरिएशन भी निकालनी है। कंबाइंड वेरिएशन का एक अलग फार्मूला है, उससे क्या होगा, आपके पास r स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि आपके पास इनका कोरिलेशन आ जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास एक रिलेटिव वैल्यू आ जाएगी, जिससे आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये इनके दरमियान वेरिएशन कितनी है, कितना आपस में प्लस माइनस है। ये r, फॉर एग्जांपल आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं कि, और दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो जवाब निकलता है, जवाब अगर 0 निकले तो इसका मतलब है कि रिलेशन ही कोई नहीं। जवाब अगर +1 निकले पॉजिटिव, 100% पॉजिटिव है, जितना वो बढ़ रहा है उतना वो बढ़ रहा है। जवाब अगर -1 निकले, जितना वो बढ़ रहा है उतना ये कम हो। तो 1 परफेक्ट रिलेशन है, -1 परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन है, 0 में कोई रिलेशन नहीं है। 0 से 1 के दरमियान हो तो हम कहेंगे इसमें ताल्लुक है, लेकिन उतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है कि उसके 2 यूनिट बढ़े तो उसके भी एग्जैक्टली 2 यूनिट बढ़ गए। इसी तरह से अगर 0 से -1 की तरफ आ रहे हो तो ताल्लुक है नेगेटिव, एक बढ़ता है दूसरा कम हो जाता है, लेकिन उस तरह से नहीं होता। और अगर हम r का स्क्वायर ले लें, ये r है सादा, जब r का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास परसेंटेज वेरिएशन आ जाएगी। हम कह देंगे जी इन दोनों में ताल्लुक, फॉर एग्जांपल मेरा r आता है 0.23 या 0.25 की बात कर लेते हैं, 0.25 आ गया मेरा r, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है और उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा। अगर ये 0.5 से थोड़ा आगे होता तो हम कहते हैं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, 0.5 से नीचे है तो कम, 1 होता तो हम कहते हैं एग्जैक्टली उतना ही बढ़ता है। एक के बढ़ने से दूसरा उतना ही बढ़ता है, एक के कम होने से दूसरा उतना ही कम होता है, ये डिपेंड करता है। अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं, 0.25 का स्क्वायर क्या आएगा, 25 25 625, 0.0625, 0.0625। अगर इसको परसेंटेज में बताना है 100 से मल्टीप्लाई करके, तो मैं कहूंगा दोनों वेरिएबल में 6.25% रिलेशन है, ये कहलाता है कोरिलेशन। दोनों वेरिएबल्स में 6.25% कोरिलेशन है। और अगर सिंपली आप पूछे तो मैं कहूंगा 0.25 का रिलेशन। 0.25 से पता लग जाएगा कि ये पॉजिटिव साइड पे, और ये भी पता लग जाएगा कि रिलेशन अच्छाई की तरफ जा रहा है और उतना तेज नहीं है। तो अगर पेट्रोल की प्राइसेस और डॉलर की मेरे सामने लिस्ट दी हुई हो तो मैं उनको कोरिलेशन निकाल सकता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा वो टॉक शोज में वो कहते हैं भाई ये क्या बात कर रहे हैं, इसका उसके साथ तो कोई कोरिलेशन बनता ही नहीं। तो कोरिलेशन है दो वेरिएबल्स को आपस में हम किस तरह से रिलेट करते हैं। इसमें दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, पेट्रोल और डॉलर। अगर आप मेरे से पूछें सर ये बताएं कि पेट्रोल के बढ़ने से डॉलर पे क्या फर्क पड़ता है, तो फिर वो कोरिलेशन नहीं, फिर मुझे रिग्रेशन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट होगा वो x हो जाएगा और जो डिपेंडेंट होगा वो y हो जाएगा। यानी कि यही वाली चीज को हम फिर इस तरह से एक रिग्रेशन की लाइन ऑफ बेस्ट फिट पे ले आएंगे। यहां से हमारा इंशाल्लाह अगला लेक्चर स्टार्ट होगा कि ये बेस्ट फिट वाली लाइन क्या है और ये रिग्रेशन वगैरह को हम किस तरह से मेजर कर रहे होते हैं। इसमें b निकालने के लिए s x y और नीचे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना उसका स्क्वायर। याद है कोरिलेशन में क्या था, ऊपर s x y था दोनों का आपस में, और नीचे s x एंड s y था। अब चूंकि यहां x की बेस पे हमने डिसाइड करना है तो नीचे दो दफा यानी s स्क्वायर x है, ये आसान हो गया,
हम डायरेक्टली अपने फार्मूले से जवाब निकाल लेंगे, तो बजाय इसके कि पहले स्क्वायर रूट लेते फिर उसको दोबारा से मल्टीप्लाई करते, हमें जवाब मिल जाएगा। नीचे आपकी सहूलत के लिए फार्मूला दोबारा से दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ एक्स 1/n-1 समेशन एक्स स्क्वायर, और वो वाला जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। जो नया फार्मूला है वो ये है, दोनों का कंबाइंड वेरिएंस या दोनों का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1/n-1 समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, तो मुझे इनका टोटल निकालना है, वो समेशन x, इसका टोटल समेशन y बन जाएगा। फिर मुझे एक और कॉलम बनाना होगा x y, और उसका जो टोटल होगा वो समेशन x y बन जाएगा। आपने वैल्यूज लिखी अपने पास, आपने वर्किंग की। हमने आज जितनी भी चीजें देखी, एक ये डाटा और एक ये डाटा, दो वेरिएबल्स थे। आपका एक छोटा सा होमवर्क है कि आपने दोनों का कोरिलेशन निकाला। सर इसकी स्लाइड से जी हाँ, इसकी स्लाइड्स शेयर नहीं हुई भी होंगी, नहीं तो ये डाटा नोट कर लेना। 6 टोटल वैल्यूज है। इसकी बुकलेट जब तैयार हो जाएगी, असल में मेरे जो पोर्शन था वो तो मैंने दे दिया था ना, तो अब इसका आहिस्ता 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 सा करके बनाता रहूंगा। अभी कौन सा आपका सिलेबस खत्म हो गया? सर इसकी स्लाइड से शेयर। हाँ, असल में चूंकि ये न्यूमेरिकल है ना, इसकी देखें नहीं क्वेश्चन की कौन से, तो ये नोट कर लें। 6 वैल्यूज हैं, खुदा का खौफ करें। चलें, ये आपकी किताब का मैंने डाटा उठाया था। चलें और बताएं। ठीक है जी, ये 2 डाटा जो है वो वहां से उठाए हैं। बुक में जो चैप्टर है वहां पे सॉफ्ट में दिया हुआ है, ये सामने लिखा हुआ है। इसको नोट करने में कितना टाइम लगेगा? आपने नोट तो किया हुआ है। हाँ, फार्मूले ग्रुप में शेयर कर देते हैं। मैं काम करता हूँ, मैं टीए भाई को फॉरवर्ड करता हूँ ये फार्मूले, वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ये काम करता हूँ ना, ये आज वाली स्लाइड कहाँ गए टीए भाई? ठीक है जी, ये आज वाली फाइल को हम सेव करें, बल्कि मैं सेव कर देता हूँ, और यही वाली फाइल हम इन स्टूडेंट्स को शेयर कर देते हैं। और ज्यादा अगर इन्हें चाहिए तो इनको स्लाइड नंबर 8 से लेके स्लाइड नंबर 12 चाहिए, नहीं 15 चाहिए, तो सारा ही कर देते हैं 1 से लेके 1 से 15 तक। लें जी, ठीक है। ये फाइल जहां सेव हो रही है ना, जो भी फाइल है, आपने नाम लिखना है, ये फाइल उठा के व्हाट्सएप में डालना है। ठीक है, दोनों का आप लोगों ने कोरिलेशन निकाल के लेके आना है। स्टॉक ए बी का पहले निकालना है। हाँ, ए और बी का आपस में, और इसी तरह से दोबारा ए और बी का। लॉजिकली आर और आर स्क्वायर में सर क्या फर्क है जी? आर और आर स्क्वायर देखिए, आर बता रहे हैं वैल्यूज जो -1 से +1 के दरमियान हो सकती है, तो आर से हमें ये पता लग जाएगा कि इनका ताल्लुक आपस में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या कोई ताल्लुक नहीं। परसेंटेज, वो जो आर स्क्वायर है वो बताएगा इनका आपस में कितने परसेंट कनेक्शन। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि पेट्रोल और डॉलर 30% रिलेटेड, ये आर स्क्वायर है। और आर होगा कि मैं कहूँगा पेट्रोल और डॉलर आपस में 0.7 का रिश्ता है। 0.7 का मतलब है कि पॉजिटिव रिश्ता है, 1 के करीब है, तो ये आपस में काफी रिलेटेड है। परफेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन काफी रिलेटेड। नहीं, अगर आपको कैलकुलेटर में ये सब आता है यूज करना तो फिर जरूरत नहीं है। लेकिन सर अगर क्वेश्चन आता है तो प्रॉब्लम आता है n-1। आपका कैलकुलेटर सादा फार्मूले पे चलता है, सैंपल में n-1 वाला फार्मूला। कोरिलेशन R2 वाले फार्मूले से लेना है, R वाले फार्मूला R स्क्वायर।